अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड बिलाखिर अनाउंस हो ही गया। थोड़ा सा हम कह सकते हैं मीडिया के लिए तो बड़ा अलग सुबह हुआ, अचानक 9:30 बजे प्रेस रिलीज आ गई। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि जैसे गिलिस्ती मौजूद थे, आपकी नई सिलेक्शन कमेटी और फिर कप्तान मौजूद थे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन जनाब, बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं स्क्वाड के अंदर, और एक चीज़ हैरानकुन ज़रूर है कि एक ही स्पिनर जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया। हालांकि पाकिस्तानी कंडीशंस में अगर आप देखें, चाहे भारत हो, श्रीलंका और बांग्लादेश, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्पिनर जो है स्क्वाड में शामिल होते हैं, और वही स्ट्रेंथ होती है। क्या हम पिचेस बहुत अच्छी बनाने वाले हैं, या हम बांग्लादेश की स्ट्रेंथ को भागते हुए हमने वाकई जो है फैसला किया कि हम वाकई सपोर्टिंग पिचें बनाएंगे, तो फिर तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ शाहीन की टीम भी वहाँ मौजूद है, इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के मामला हैं, और फिर ओलंपिक्स में भी कल अरशद नदीम इन एक्शन होंगे, कल 11:30 बजे वो इन एक्शन है। तो क्या पाकिस्तान 32 साल बाद वाकई पहला मेडल जीत पाएगा? इसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। पुराने में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोनों स्पोर्ट्स रिपोर्टर, कराची में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इमरान सिद्दीक, और लाहौर हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। तो जनाब, आज की हमारी टॉप स्टोरी है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट, और इसके हवाले से पहले हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कौन से खिलाड़ी इन और आउट हुए हैं, और उसके बाद आकर फिर अपने हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं, हम इनके एनालिसिस को हासिल करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। ड्रॉप हो गए कई बड़े नाम, शान मसूद कप्तान बरकरार रहेंगे। पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। ओपनर इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, नोमान अली और साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल किया गया है। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सलमान अली आगा शामिल हैं। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अली, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद और आमिर जमाल इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से कराची में खेला जाएगा। तो जनाब, आपने इन और आउट देख लिए, और इससे पहले मैं इमरान से बात करूं, पहले चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा के पास, क्योंकि लाहौर में जनाब क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है और वहां पर टीम अनाउंस हुई है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, अचानक 9:28 पे सुबह प्रेस रिलीज आ गई, और मीडिया के लिए तो बहुत ही सुबह होती है, लेकिन कोई इंटीमेट नहीं था, कोई मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल नहीं की गई। तो शायद बेहतर नहीं होता कि जैसे गिलिस्पी, शान मसूद, एक नया एरा बिगेन हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, अपने जो जितनी भी आपकी तरजीहात हैं उसको क्लैरिफाई करते, चूँकि शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तानी से हटा दिए गए, जो कि उनको एक सीरीज़ के लिए बनाया गया था। उसका रीज़न बड़ा माकूल लिखा हुआ है, जो समझ में आता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन कितना बेहतर होता गुलाम मुर्तज़ा के जैसे गिलिस्पी, शान मसूद या सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया इंट्रैक्शन होती, ताकि हमें भी इसको डिस्कस करने में, समझने में आसानी होती। जी बिल्कुल, होना तो ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि माती करीब में जितनी भी अनाउंसमेंट टीम की होती थी वो सारी चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर्स करते थे। तो इस दफा क्योंकि जैसन गिलेस्पी को पहली दफा पाकिस्तान की रेड बॉल की कोचिंग की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो वो भी आते, कप्तान आते, तो अपना लाए अमल बताते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात से वो डर रहे थे कि शायद वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी बात होगी कुछ लोगों के, क्योंकि 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी बात की जा रही थी, सीनियर क्रिकेटर्स के, उनको ड्रॉप किया जाएगा, कुछ ऐसी बातें होती, कुछ सवालात होते, क्योंकि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो दीगर सवालात लेने से मना कर दिया था और डोमेस्टिक के सवालात के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। तो होना तो वैसे ही चाहिए था। यानी जितना फोकस डोमेस्टिक के सवालात पे हुआ, अल्लाह करे डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पे भी हो जाए, पिचेस पर और खासतौर पर बॉल पर। लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो बातें हो रही थी, मेरे पास भी देखिए अपने ज़राए से ये कंफर्मेशन मौजूद है कि जो गैरी कर्स्टन की, वहाब रियाज की रिपोर्ट है, उसको रिव्यू किया जाएगा। बट ये स्क्वाड अनाउंसमेंट पहले हो गया है, क्या रिव्यू बहुत ताख़ीर का शिकार हो गया, तो रात गई बात गई? क्या ये जो टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट है यही इंडिकेट कर रहा है कि बोर्ड किसी कंट्रोवर्सी के मूड में नहीं है, ना मुतहम्मिल हो सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमें अपने इंटरनल मामलात भी देखने हैं। सो क्या ऑल इज़ वेल नाउ, ऑल इज़ ओके नाउ, कोई आगे एक्शन वैक्शन नहीं होना, या ये स्क्वाड अनाउंसमेंट का वक्त ऐसा था? आपकी क्या इस पे राय है? चैंपियन ट्रॉफी सर पे एक बात तो ये, एक फैक्टर तो ये, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए गए, क्योंकि ये टेस्ट स्क्वाड है, इसमें जो पाकिस्तान के पहले भी परफॉर्मर हैं वो खेलते आ रहे थे। तो इस वजह से क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स थी वहाब रियाज की जानिब से जो कहा गया था और उनके अगेंस्ट जिस तरह का एक्शन हुआ था, तो जो खिलाड़ियों के अगेंस्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर
कोई एक्शन लिया जाता है, चीजें होती हैं, वो हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से किया जाए, हो सकता है उन्हें टीम वाइट बॉल की सीरीज में किसी को ड्रॉप किया जाए, तो इस तरह का एक्शन जरूर हो सकता है। लेकिन वो बांग्लादेश सीरीज के बाद ही होना था। आपने पहले भी मुझसे सवाल पूछा कि बांग्लादेश की सीरीज से पहले एक्शन होता दिखाई दे रहा है या होगा, तो मुझे भी पहले भी ऐसे ही लगता था कि बांग्लादेश की सीरीज गुजर जाएगी, क्योंकि जब व्हाइट बॉल की सीरीज आएगी तब कुछ एक्शन होगा। व्हाइट बॉल की सीरीज पे बात करते हैं, लेकिन मैं इमरान के पास चलता हूं। गुलाम मुर्तजा, क्या गुलाम मुर्तजा ने जो बात की है, क्या हम ये तो नहीं देख रहे इमरान के टेस्टिंग वाटर्स के चलें जी चेक करते हैं कि हमारी टीम अगर तो यहाँ पे अच्छे नतीजे आते हैं तो फिर मूव ऑन, लेकिन अगर मसला होता है तो फिर ग्राउंड आपका तैयार होगा कि जी वर्ल्ड कप में भी मसाइल हुए थे, यहाँ भी हुए थे। लेकिन उसके साथ पहले जुड़ा हुआ सवाल, इमरान आपकी राय क्या है इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट पर जो इन और आउट हुए हैं? 6 फास्ट बॉलर हमने सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ एक स्पिनर हमारे पास है। इमामुल हक ड्रॉप हुए, हालांकि इमामुल हक की कारकर्दगी ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या स्ट्राइक रेट और जैसन गिलेस्पी कुछ खास चाह रहे हैं जो उन्होंने साइम अयूब को रिटेन किया है? इसी तरह अगर आप देखें तो दीगर जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्क्वाड पर जो इन और आउट हुए हैं? देखें, जैसन गिलेस्पी ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिया भी गुज़िश्ता दिनों, उन्होंने एक बात पे बड़ा जोर दिया कि हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसके ऊपर खेलेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलिंग रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाह रहे हैं और सिर्फ एक स्पिनर है आपके पास, वो अबरार अहमद की सूरत में। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप आगा सलमान को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 स्पिनर आपने स्क्वाड से ड्रॉप किए, जिसमें नवाज़ हैं, नुमान है और साजिद हैं, तीनों को आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये तो एक समझ में आ रही बात कि आप शायद फास्ट बॉलर से जाएंगे, और पहला टेस्ट पिंडी में भी है, शायद ये भी इसकी टेस्ट स्क्वाड भी आपके सामने, बिल्कुल ये इसकी वजह होगी। दूसरा, स्ट्राइक रेट देखें, इमामुल हक जिस तरह बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उनको टीम से ड्रॉप करें। आप प्लेइंग 11 से ज़रूर वो ड्रॉप हो सकते हैं, टीम से ड्रॉप करने के लिए आपको बहुत बुरी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और ये मसला ये लग रहा है कि इमामुल हक का शायद स्ट्राइक रेट का है, कोई मतलब उनकी इतनी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। और ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अभी ओवरसीज़ उनके स्टैट्स देख रहा था तो लास्ट 15 इनिंग्स में उनके 350 हैं सिर्फ, ठीक है, और 18, 20, 22 ऐसी उनकी एवरेज है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये भी उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो इंडिकेट करती है कि हम शायद एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जा रहे हो, जिस तरह शान मसूद खेल रहे हैं। हमने पाकिस्तान वे वैसे की झलक श्रीलंका सीरीज में तो दिखाई थी। बिल्कुल, गो के शान मसूद आपने देखा, आपने फेल ज़रूर हो रहे हैं, 50 करके भी आउट हो जाते हैं, 30 करके भी आउट हो जाते हैं, लेकिन वो तेज़ कर रहे हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट के। यार मैं जब इस तरह खेल रहा हूँ ना, तो मुझे खिलाड़ी भी इस तरह खेलता हुआ नजर आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस पर शायद अब अमल दरामद शुरू हो गया। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डीप एनालिसिस करते हैं स्क्वाड को, और आगे चल के फिर हम पेरिस ओलंपिक और अरशद नदीम की कल जो ज़बरदस्त किस्म की एंट्री होनी है फाइनल राउंड ऑफ द जेवलिन थ्रोज पे बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुश आमदीद। तो जनाब हम बात करें पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट के हवाले से। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो खेली जानी है इसी अगस्त में, और गुलाम मुर्तज़ा आमिर जमाल जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं, कुछ आप उनके बारे में बता सकते हैं? अंदरूनी खबरें क्या हैं, क्योंकि वो काउंटी के अंदर जाकर जो है वो अनफिट हुए, उनकी काउंटी ने फिर उनको रिलीज़ भी किया, कितना रियलिस्टिक चांस है कि वो खेलेंगे? और दूसरा, हमने सिर्फ एक स्पिनर को स्क्वाड में शामिल किया है, गो के मेहरान मुमताज़ शामिल हैं शाहीन के स्क्वाड के अंदर, तो एक हमेशा फ्रीडम तो रहता है होम टीम के पास कि अब जब चाहें किसी एक खिलाड़ी को स्टैंड बाय कैरी करते हैं, उसको टीम में ले आते हैं। तो क्या कोई ऐसी सोच है, क्योंकि एक स्पिनर जो है एशियन कंडीशंस में या पाकिस्तानी कंडीशन में समझ में नहीं आ रहा? अगर बांग्लादेश की स्ट्रेंथ देखी जाए तो बांग्लादेश 3-3 स्पिनर्स के साथ अपने होम ग्राउंड में खेलता है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जो स्पिन बॉलिंग के ऊपर है, इस वजह से पाकिस्तान ने ये काउंटर किया कि उनके स्पिन बॉलर्स वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एशियन कंडीशन में, तो इस वजह से पाकिस्तान ने काउंटर उनका किया कि पाकिस्तान इस तरह की विकेट्स बनाएगा जहां पे रन ज़्यादा बन सके। तो पाकिस्तान की अगर वो स्पिन ट्रैक बनाएगा और स्पिनर ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो बांग्लादेश को भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है एक रीज़न ये। दूसरा, आपने कहा कि आमिर जमाल की फिटनेस के हवाले से वो अनफिट हुए थे, वो पाकिस्तान में आ भी चुके हैं और रिहैब उनका चल रहा था, तो अगर वो फिट हो जाते हैं, ज्यादा इम्कान है कि वो फिट हो जाएंगे, अगर वो फिट हो जाते हैं तो टीम के साथ वो शामिल हो जाएंगे। और दूसरा, अभी इमामुल हक की आप बात कर रहे थे, इमामुल हक का एक तो स्ट्राइक रेट का थोड़ा उनका शॉट था, थोड़ा कम था, इस वजह से भी पाकिस्तान की उन्हें ड्रॉप किया गया। ऊपर से पाकिस्तान की अगर 17 रुकनी स्क्वाड में देखा जाए तो 4 ओपनर मौजूद हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा ओपनर्स को शामिल नहीं किया गया। अगर उन्हें शामिल किया जाता तो पाकिस्तान के पास पहले ऑलरेडी 4 ओपनर थे और उम्मीद कर रहे थे कि हुरैरा को खिलाएंगे, साइम अयूब इसमें शामिल है, अब्दुल्ला शफीक है,
शान मसूद भी ऊपर बारी करते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया। चलें, अच्छा लगा कि कामरान गुलाम और हुरैरा को अच्छी परफॉर्मेंस का सिला मिला। और आई थिंक ये भी बताना ज़रूरी है अपने नाजरीन को कि पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से जनाब रावलपिंडी में, और फिर दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक जो है वो कराची में खेला जाएगा। कराची की विकेट और पिंडी वाकई दोनों ऐसी विकेटें हैं इमरान जहाँ पर हमने देखा सपोर्टिंग विकेटें होती हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। लेकिन 11 की अगर हम बात करें, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया गुलाम मुर्तज़ा ने कि हमारे पास ऑलरेडी ओपनर्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं, ना सिर्फ टेस्ट टीम के अंदर बल्कि वनडे और T20 में हमारा ये प्रॉब्लम है। कामरान गुलाम की इंटरव्यू हुई है, मोहम्मद हुरैरा को हमने यंगस्टर को शामिल किया है, इसी तरह हमने जो है वो फास्ट बॉलर जिसमें मोहम्मद अली की लोगों को शायद बहुत खुशी होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे माजी में जब स्क्वाड जो है ना अच्छा अनाउंस नहीं होता, ये हमें लगता है डोमेस्टिक के प्लेयर्स ओवरलुक हुए हैं, बट शायद ये एक ऐसा स्क्वाड है सिवाय जिसमें सेकंड स्पिनर की अगर हम बात करें, इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग कवर्ड। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस भी कवर्ड हुए। शाहीन की टीम अगर गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ परफॉर्मेंस करने वालों को भी टीम में जगह बनी। कोई ऐसा शोबा इसके अलावा आपको नजर आता है कि जहाँ तनकीद की जा सकती है? प्रीटी मच अ वेरी सॉलिड सिलेक्शन मेरे ख्याल में। बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस स्क्वाड है, मतवाजन स्क्वाड है। जहाँ तक आपने बैटिंग की बात की, देखें हुरैरा आ जाएंगे इमाम की जगह, अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों ओपनर होंगे आपके दो यंगस्टर। फिर आपके पास शान मसूद आ जाएंगे, बाबर चौथे पे आ जाएंगे, सऊद शकील पाँचवें पे आ जाएंगे, और मोहम्मद रिजवान जो है वो छठे नंबर पर। आमिर जमाल का खेलते हैं तो आगा सलमान हैं, आमिर जमाल हैं, फास्ट बॉलर्स हैं आपके। तो ये आपका प्लेइंग 11 होगी जो कि तकरीबन शॉर्ट है। तो इसमें कोई ऑस्ट्रेलिया में यही टीम खेली तकरीबन, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ आपको देखने में नजर नहीं आएंगी। एक जो तब्दीली थी वो ऑब्वियस है कि इमाम की जगह हुरैरा आ जाएंगे। साइम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि साइम एक टेस्ट मैच खेलने के बाद ड्रॉप हो गए थे। ठीक है, तो चलिए स्क्वाड हम सामने लेकर आते हैं। और मैं एक चीज़ और डिस्कस करूं कि ठीक है आपने सरफराज को भी शाहीन में डाल दिया, इसी तरह सऊद भी खेलेंगे। ये है कि बेसिकली रेड बॉल क्रिकेट बहुत अरसे से हुई नहीं है, तो तमाम लड़कों को मैच मिल जाए, एक ये आइडिया इसके पीछे, ये बात हमें पहले से पता थी। बट आपसे मेरा सवाल है और फिर मेरा गुलाम मुर्तज़ा भी, कि हमने मोहम्मद हारिस को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो प्रमोट किया। वैसे पहले रोहिल नज़ीर होते थे, आज़म खान तो बेचारे वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल ही लगता है कि वो साइडलाइन हो गए हैं। लेकिन सरफराज अहमद और रिजवान दोनों ही तजर्बेकार विकेट कीपर एक साथ, ये बात थोड़ी सी मुझे डिबेटेबल इसलिए लगती है कि आप फ्यूचर के लिए किसी को ग्रूम भी करते हो। सरफराज की जो एज हो गई है, रिजवान भी अब अच्छे खासे सीनियर हो गए हैं। शॉर्ट टर्म तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से डू यू थिंक कि हमें अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है तो फिर या तो कम से कम उसको लिमिटेड आवर्स में भी ग्रूम करके चांसेस देना शुरू करें? बिकॉज लगता है ऐसे जैसे हम बस बराए नाम सिलेक्शन करते हैं, बैकअप्स की खिलाते नहीं हैं। देखिए, जब रिजवान को ऑस्ट्रेलिया में खिलाने की बात हुई तो यही हो रहा था कि सैना कंट्रीज़ में अगर आप खेल रहे हैं तो रिजवान आपके पास बेटर ऑप्शन है, और अगर आप एशिया में या पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो सरफराज आपके और न्यूजीलैंड की सीरीज में अच्छा परफॉर्म भी किया एक साल पहले, बेटर ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है कि शायद सरफराज की जगह बन जाए। एशियाई कंडीशन में मैच हो रहे हैं, और जो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन है। और इवन डोंट फॉरगेट कि बांग्लादेश के बाद फिर इंग्लैंड भी आ रहा है, तो आपके पास 5 टेस्ट मैचेस हैं लगातार, और पूरा होम सीजन है आपका। ठीक है। और इसके पीछे शायद ये रीज़न हो सकती है कि शायद वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, एशियाई कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, शायद ये रीज़न हो सकती है। और यही रीज़न है कि शायद उनको शाहीन्स के स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया कि वहाँ पर उनको मैचेस खिला के देखेंगे किस तरह की फॉर्म और फिटनेस उनकी लगी हुई है, फिर उसके बाद फैसला हो कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में इनको उतारना है या नहीं। दूसरी बात जो आपने की, बिल्कुल यंगस्टर को होना चाहिए था, शाहीन्स में तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात चली है कि मोहम्मद हारिस को आप ग्रूम कर रहे हो और उसकी कैप्टनसी की स्किल्स अगर हैं तो वो भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, हारिस एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट आप उनको कह सकते हैं, लेकिन हसीब है। सर ये कैसे वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं होते, एशिया कप में नहीं होते, और फिर आपने देखा कि वर्ल्ड कप के मेन और फिर T20 वर्ल्ड कप दोनों में नहीं थे वो। बिल्कुल, ये समझ में नहीं आता फिर। बिल्कुल, और हसीब जो है वो रेड बॉल क्या आपके कह सकते हैं कि आप वो शायद हसीब एक ऐसे प्लेयर है जिनका डिस्कस किया जा सकता है कि वो भी पाइपलाइन में है, लेकिन समझ में आता है कि हुरैरा कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस थी, वरना हसीब भी नॉक तो कर रहे हैं बड़े अरसे से। बिल्कुल, और देखें जो भी स्क्वाड बनता है आप सारे लड़कों को नहीं डाल सकते, बिल्कुल ठीक है। कोई ना कोई एक आपको लगेगा कि यार इसके साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ हुई है, लेकिन अच्छा स्क्वाड वो है जिसमें कम आपको इनजस्टिस या कम ज्यादती नजर आए। अभी आप देखें सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पे बात हो रही है और ज्यादा बात नहीं, क्योंकि स्क्वाड बैलेंस। देखिए हसन अली भी आपके ड्रॉप हो गए क्योंकि वो जब भी टीम में है उनके ऊपर सवालात उठे थे। यही मेरा गुलाम मुर्तज़ा आपसे सवाल है कि हसन अली को रिपीटेडली चांस मिले, हालांकि बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लेकिन फिर इंजरी इशू, फॉर्म इशू, हालांकि टेस्ट मैचेस में उन्होंने 2 मरतबा 10 आउट किए थे मुझे याद है एक सीज़न में, लेकिन अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि परफॉर्म करते रहे। आपकी क्या राय है इस ओवरऑल स्क्वाड पे, क्योंकि बनता नहीं इसके अलावा कोई तनकीद वाला ऑप्शन, चूँकि मोहम्मद अली भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, उनको PSL के बाद जगह नहीं मिली, T20 वर्ल्ड कप में तो लोगों ने एतराज़ उठाया था, लेकिन तकरीबन सारी एतराज़ दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा इस स्क्वाड के अंदर
जैसे मैंने कहा कि हसीब एक ऐसा प्लेयर ज़रूर है जिसको इंशाल्लाह माजी में चांस मिलना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा सॉरी जो कामरान गुलाम है वो भी जो है वो डिजर्विंग है। जी बिल्कुल, कामरान गुलाम ने लास्ट 3 सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट सीजन में तो उन्होंने 1025 रन किए थे 11 मैचों में। जी। तो इसी तरह मोहम्मद हुरैरा ने जो लास्ट सीजन में 900 रन किए थे, डबल सेंचुरी भी डार्वन में की थी। और इसी तरह जो नए हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, 2 मैचेस गो के वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल चुके हैं, लेकिन 47 आउट मोहम्मद अली ने भी इस सीजन में किए हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर थे उनको चांस मिला। दूसरा, पाकिस्तान शाहीन में अगर देखा जाए तो एक यंगस्टर विकेट कीपर उसमें शामिल किया गया है, मोहम्मद साद, जिसका कराची से ताल्लुक है और वो पाकिस्तान जूनियर लीग भी खेल चुके हैं। तो उनको मुझे लगता है कि वो 4 डे के लिए या 3 वनडे के लिए वो तैयार करें। मोहम्मद हारिस की जब आपने बात की तो मोहम्मद हारिस को अभी डार्वन भी जब पाकिस्तान की शाहीन गई थी तो उसमें भी उन्हें वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो मोहम्मद हारिस को इसमें मुझे इम्कान लग रहा है कि मोहम्मद हारिस को जो वनडे मैचेस होंगे बांग्लादेश ए के खिलाफ तो उसमें उनको चांस मिलेगा। हसीबुल्लाह वहां पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए थे, मुझे लगता है कि इस वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया। तो सरफराज अहमद की आप बात कर रहे थे, सरफराज अहमद को मुझे लगता है कि जैसे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, मैच शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है वो पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करते हुए भी दिखाई दें। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेरिस ओलंपिक में जनाब बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया से जो है अगर देखा जाए तो बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। रेसलर वहाँ पे जो है उनको नायल करार दे दिया गया, बॉक्सर का इशू है। फिर अरशद नदीम कल जो है वो इन एक्शन होंगे। 32 साल का पाकिस्तान का जी वेट है और कल आई होप कि इंशाल्लाह कोई बड़ी खबर हमें मिले और 32 साल बाद पाकिस्तान अपना पहला मेडल जीते। इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जनाब आपने देखा पैकेज ओलंपिक्स के हवाले से इमरान सिद्दीकी की रिपोर्ट थी। इमरान की हमारी नजरें अरशद नदीम के ऊपर और कल 11:30 बजे उनका ये इवेंट होना है, जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड, और बहुत टफ मुकाबला है लेकिन हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। 86.59, लेकिन जो मैं देख रहा था क्वालिफाई जिन्होंने किए वेबर हैं, उसके अंदर वेलकॉट हैं, 90 प्लस उनके सीजन बेस्ट ज़रूर हैं और उनके कैरियर बेस्ट हैं। सो इट गोइंग टू बी वन वेरी टफ कॉम्पिटिशन, सबके लिए मुश्किल होगा। फेवरेट में ज़रूर मौजूद है नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम को मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब ब्रॉडकास्टर कल दिखा रहे थे तो उन्होंने पहले नीरज चोपड़ा का स्पेशली सबको रोक के दिखाया, देन अरशद नदीम पे भी वो आए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी एक फॉलोइंग भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी वन वेरी एक्साइटिंग एंड अ टफ कॉम्पिटिशन। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन की बात करेंगे तो अरशद नदीम आपको सबसे आखिर में नज़र आएंगे, लेकिन वो अभी रिजल्ट्स में आपको टॉप 5 में नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। देखें, नीरज चोपड़ा पे काफ़ी पैसे खर्च हुए उनकी तैयारी पे, फिर वेबर की आपने बात की, फिर एक वो जो वेलकोट हैं, ये सब पूरे साल इनको फैसिलिटीज़ फराम की जाती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। लेकिन अरशद नदीम ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑलरेडी हीरो हैं। पहले अटैम्प्ट में जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए, तो उम्मीदें तो हैं उनसे कि इतनी अहलियत तो उनमें है कि टॉप 3 में वो ज़रूर आ सकते हैं। अगर गोल्ड नहीं अपना बेस्ट देंगे तो हाँ, अपना बेस्ट अगर देंगे 90 पे जाते हैं अगर वो, क्योंकि 90 से थोड़ा सा पीछे हैं बस, वो ज़्यादा इतना बड़ा 90 क्रॉस कर चुके हैं एक दफ़ा वो। हाँ, 90। अच्छा, हैरान कौन बात ये है कि नीरज चोपड़ा जो है वो अब तक 90 के माल को टच नहीं कर सके, लेकिन वो 87 89 में बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अरशद नदीम के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा आपने काफ़ी उनको कवर किया, आपने उनके तमाम जो मरहले हैं उसको रिपोर्ट किया। इसके अलावा दीगर जो हमारे एथलीट भी थे, आप कोई कमी तो नहीं रह गई थी यानी प्रिपरेशन में, जो कि इस बार उनको भेजा गया साउथ अफ्रीका भी, लेकिन शायद कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान में तो नहीं था। बट अगर आपकी उनसे या उनके कोचेस से या आसपास बराए से बात होती रही हो, उनका खुद क्या ख्याल होता था जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे? अब तो खैर हम उनको बेस्ट विशेस कहते हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, फिटनेस के मसाइल उन्हें पूरा साल रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे इवेंट वो मिस भी कर गए। वो साउथ एशिया के वाहिद एथलीट है जिन्होंने 90.98 मीटर की थ्रो की हुई है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल तो हासिल किया, लेकिन वो 90 को उन्होंने टच नहीं किया हुआ। सिर्फ अरशद नदीम है जिन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो की हुई है। तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी। वो खुद बहुत ज़्यादा गर्मी के बावजूद वो प्रैक्टिस करते थे। उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो खुद भी शिकवा करते थे कि जिस तरह इंटरनेशनल एथलीट्स को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो पाकिस्तान में नहीं है। कोचेस उस तरह के नहीं है, जिम उस तरह का नहीं है। जो हमारा ट्रैक जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारे और भी एथलीट थे। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि उन एथलीट्स को वहाँ पे जगह खाली करवानी पड़ती थी अरशद नदीम के लिए। वो खुद इस बात का शिकवा भी कर चुके हैं। तो उन्हें बाहर तो भेजा गया था, लेकिन वो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। नीरज चोपड़ा की आप बात कर रहे थे, तो वो पिछले
ओलंपिक से लेकर अभी तक वो बैरून मुल्क ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। इंडिया बहुत कम आते थे, कुछ इवेंट्स के लिए वो जरूर आते रहे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भरपूर होती रही। अरशद नदीम फिटनेस मसाइल भी थे, उसके बावजूद वो बड़ी अच्छी उनकी ट्रेनिंग रही थी और उम्मीद करते हैं कि वो इसमें मेडल हासिल करके आएंगे। एक ही उम्मीद है, अरशद नदीम है तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल का वो मैच, कल की अपने जो उनका मुकाबला होगा वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दो कंट्रोवर्सीज इंडियन रेसलर फाइनल से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इंडियन हुकाम के मुताबिक चंद ग्राम का कोई मसला था, लेकिन इसके साथ साथ एक बॉक्सिंग के अंदर भी जो है वो इसी तरह एक तनाज़ा चल रहा है। इस पर इमरान और गुलाम मुर्तज़ा से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पेरिस ओलंपिक के हवाले से क्विकली पहले बात करते हैं। इमरान, दो कंट्रोवर्सी जो आप भी मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी बना रहे हैं। एक ईमान खलीफ हैं और दूसरा जो है भोगट, जिनको आज जो है वो फाइनल में इनेक्शन होना था। बहुत ज़्यादा इस पर बात उठ रही है क्योंकि फाइनल तक वो पहुंच गई थी, एक श्योर मेडल था। दूसरी तरफ ईमान खलीफ इस तनाज़े के बावजूद फाइनल तक पहुंची। हाउ यू सी दिस बोथ कंट्रोवर्सीज इन अ क्विक रिकैप? देखिए, ये मीडिया की मेरे ख्याल है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हाइप क्रिएट की मीडिया ने। ईमान खलीफ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनके मुताबिक तो वो कवायद और जवाबित पे पूरा उतरती हैं और स्टेटमेंट भी पूरा एक स्टेटमेंट आया उनका। और जो अरब मीडिया है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईरान को, क्योंकि इटली के उन्होंने बॉक्सर को आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरा जो आपने भारतीय बॉक्सर की बात की, वो अपनी लिमिट से, यानी 50 kg अगर आप फाइट कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, शायद 51 या 51.5, उससे 100 ग्राम ऊपर चली गई तो इसलिए डिस्क्वालीफाई हुई। और पूरी रात वो जाग कर ये 200 ग्राम नीचे करने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम हुआ और वो सिर्फ माइनर से एक जजमेंट की वजह से बाहर हो गई। मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनके साथ हार्श हुआ है, लेकिन रूल्स इज रूल्स बिल्कुल रूल्स है। और दूसरा IOC के बारे में हम जानते हैं कि वो किसी रूल को जो है किसी के लिए तब्दील नहीं करते और बहुत सख्त फैसले होते हैं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा भी आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जो रिपोर्टिंग के लिए, मैं दली साहब से कंफर्मेशन ले लूँ क्विकली। ये जो टेस्ट है, फिटनेस टेस्ट, ये बाद में होंगे, स्क्वाड पहले आ गया और उसके अलावा हमारे पास वक्त बहुत था, तो कुछ चीज़ें क्या हम लेट जाग रहे हैं या फैसले आगे पीछे हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जराए बताते हैं कि जो टेस्ट हैं, फिटनेस टेस्ट है, वो खासकर जो पाकिस्तान का कैंप लगेगा उससे पहले ले ली जाएंगे। कौमी जो स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी हैं उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उन्हीं खिलाड़ियों को टेस्ट लिए जाएंगे, उन्हीं खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे जो फिटनेस के ऊपर पूरा उतरते हैं। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए ये लाएअमल बनाया गया, बल्कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होंगे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो भी फिटनेस से चलिए, अच्छी बात है कि फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले ही सब कुछ होता तो ज़्यादा अच्छा और सेंसिबल लगता। लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान आपका, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जनाब हम बात करें स्टील फुटबॉल टीम की। और पाकिस्तान की 2 स्टील चैल्ड टीमें नॉर्वे पहुंची और एक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि दूसरी टीम फाइनल तक पहुंची। और मुसलसल पाकिस्तान टीम इस इवेंट में जा रहा है, हमने जीता भी है और अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं। और पाकिस्तान का ये वाइड फुटबॉल का इवेंट है जिसमें हम थोड़ा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। इस दोनों टीमों के हवाले से आप रिपोर्ट देखिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की टीम ने पहले मैच में ईस्टर्न फुटबॉल क्लब को 5-0 से शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने योवा यूथ सॉकर क्लब न्यूयॉर्क को 2-1 से जेर किया। क्वार्टर फाइनल्स में भी पाकिस्तान टीम की जीत का सिलसिला न रुका और इसने एम्बलन EL को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। सेमीफाइनल में सख्त हरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी समेटकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में भी बेटर फ्यूचर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने मायूस न किया और मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान टीम को पेनल्टीज पर शिकस्त हुई।